हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में एसएसटी जो हिस्ट्री की आपकी बुक है उसमें से कुछ चैप्टर करवा रहा हूं और ये रिवीजन के तौर पर वीडियो रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आऊँगा। तो अब आप ध्यान समझिए, हिंदी मीडियम में वीडियो रहेगी और ये वीडियो सपोर्टिव मटेरियल की हेल्प से बनाई जा रही है। सपोर्टिव मटेरियल जो डीए की तरफ से इश्यू किया गया। तो फ्रांस की क्रांति आपकी बुक में पहला चैप्टर है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने स्टेट में बटा हुआ था फ्रांस। तो पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय। तो प्रथम में पादरी आते थे, दूसरे में कुलीन आते थे और तीसरे में बाकी सब लोग आते थे। आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रांस के अंदर क्रांति नहीं हुई थी तो ये दोनों मजे में रह रहे थे और सारा टैक्स ये उठा। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हो गई और जब परिवर्तन हुआ तो इन लोगों को भी टैक्स के दायरे में ला दिया गया, इन लोगों को भी कर भरना पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं। ये कह रहा है कि जो फ्रांस का जो समाज है वो कितने भागों में बटा था? 3 भागों में बटा था। आप बता देंगे इसमें कौन कौन थे। पहले में कौन थे? पादरी। दूसरे में कौन थे? कुलीन। मेन में याद रखो और मैं आपको मेन में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको पूरा पढ़ना तो पूरा पढ़ सकते हो। आप ये मत करना कि सर आपने जो पढ़ा वही हमने करा। आपके ऊपर है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो तीसरा स्टेट में कौन है? भूमिहीन मजदूर, कारीगर, किसान, अदालती। इस तरफ 3-4 नाम याद कर लेना। आपको पता है 60% जमीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। 60%, मतलब फ्रांस की जितनी जमीन थी उन पर इन 3 लोगों का ही राज था। बाकी गरीब लोग बहुत ज्यादा बुरी हालत में रह रहे थे। चर्च के द्वारा जो टैक्स लिया जाता था तीसरे स्टेट से उसे टाइथ कहते हैं, याद करना। और सरकार के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था तीसरे स्टेट से, देखो टैक्स की मार सिर्फ तीसरे स्टेट को देनी पड़ रही है। ठीक है, और सरकार के द्वारा जो तीसरे स्टेट से टैक्स लिया जाता था उसे टाइल कहते हैं। ठीक है, सुन लिया। तो ये लिखा हुआ है कि इन 2 स्टेट को तो जन्म से अधिकार था कि आप टैक्स नहीं भरेंगे, सारा टैक्स तो कौन भरेगा? तीसरा स्टेट भरेगा। और 1774 में लुइस 16 को फ्रांस की राजगद्दी पर बिठाया गया था, 1774 में। और ये एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ कि जो लुइस 16 था वो किस राजवंश से था? बोर्बो राजवंश से। और उसका विवाह जिससे हुआ था उस राजकुमारी का नाम क्या था? मैरी एंटोइनेट नाम था। और उसने जब शादी करी तो सारा पैसा खर्च कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करा कि राजकोषी खाली हो गया, हालत खराब कर दी फ्रांस की उसने। ठीक है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची, शान शौकत में पैसा खर्च कर दिया और दूसरों से युद्ध करने में अपना पैसा बर्बाद करवा दिया हेल्प करने के तौर पर। और फिर क्या हुआ? फ्रांस के अंदर एक नया वर्ग धीरे धीरे उठने लगा जिसमें शिक्षक, लेखक, विचारक थे और इन लोगों ने अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर दी। फिर लुइस 16 ने 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई, क्योंकि मजबूर हो गया था, लोगों ने इस पर मजबूर कर दिया था, लेकिन ये बैठक ही नहीं बुला रहा था। और इसने क्या करा? उल्टा बैठक तो बुलाई, उल्टा और नए कर लगा दिए, लोग और भड़क गए। स्टेट जनरल में मतदान स्टेट के आधार पर होता था, ना कि व्यक्ति के आधार पर। देख लो स्टेट जनरल में क्या होता था, एक व्यक्ति का वोट नहीं चलेगा, स्टेट के आधार पर चलेगा। तो 300 वोट जैसे अगर जो व्यक्ति डाल रहे हैं ना वो स्टेट वाले डाल रहे हैं, 300 प्रथम वाले, 300 द्वितीय वाले और तृतीय वाले 600 डाल रहे हैं। और बाकी जो लोग, आम लोग हैं, वो बाहर खड़े, वो पत्र वगैरह से इस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, और लेकिन इस बार तीसरे स्टेट ऐसा होता था नॉर्मली, लेकिन जब इसने बैठक बुलाई तो तीसरे स्टेट के लोग वहां पर मतदान की मांग करने लगे, उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया और लुइस 16 ने उनकी मांग खारिज कर दी, समझो। और इस तरीके से तीसरे स्टेट के लोग बाहर कर दिए गए। फिर इनको गुस्सा चढ़ गया तो 20 जून 1789 को जो है ना टेनिस कोर्ट के अंदर ये लोग इकट्ठे हो गए, जो आम जनमानस था। इन्होंने नई अपनी असेंबली बना दी, नेशनल असेंबली के नाम से। और फिर बहुत से लोग इससे जुड़ने लगे क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो यही थे और बहुत बड़ी मात्रा में अफवाह वगैरह फैलने लग गई, महंगाई हो रही है, ये हो रहा है, इनसे लड़ाई होने लग गई। फिर 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? बास्तिल के किले पर अटैक कर दिया गया और बहुत से कैदियों को रिहा करवा दिया। बास्तिल का किला क्यों चुना गया? तो आप बताओगे क्योंकि वह निरंकुश शक्ति का प्रतीक था, मतलब एक राजा की शक्ति का प्रतीक था कि सिर्फ उसी का राज चलेगा और लोग चाहते थे नहीं अब जनता का राज होना चाहिए। और अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति जब देखी ना लुइस 16 ने, तो उसने जो नेशनल असेंबली इन्होंने टेनिस कोर्ट में बनाई थी ना, उसको मान्यता दे दी। देख रहे हो, सुन रहे हो, असेंबली को मान्यता दी और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया।
और फिर 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। उन्होंने कहा कि अब ये पुराने कर वगैरह नहीं चलेंगे। ये जो नेशनल असेंबली बनी। फिर 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ गई, मतलब संविधान के अनुसार राज्य का राज चलेगा। और फिर जो घोषणा पत्र बना वो पुरुष और नागरिक अधिकार बना, मतलब औरतों को अधिकार नहीं दिया गया, जिसमें आप ओलंपिया तक घूस के बारे में जानते होंगे। उस औरत ने पूर्ण मात्रा में आंदोलन छेड़ा कि औरतों को भी अधिकार चाहिए, ठीक है। और नए संविधान के अनुसार सक्रिय नागरिक ही वोट डालेंगे, मतलब जो सक्रिय एक्टिव हैं, मतलब जो टैक्स वगैरह चुकाते हैं। ये लिखा मतदान का अधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को मिला। और क्या देखो किन्हें मिला वोट डालने का अधिकार? जो आदमी होगी, दूसरी बात जो 25 साल से बड़े होंगे, और तीसरी बात जो मजदूरी के बराबर कितने दिन की 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाएंगे वही वोट डालेंगे। और महिलाओं और बाकी जितने भी पुरुष होंगे उन्हें निष्क्रिय बोला गया, आप वोट नहीं डाल सकते। ये क्या हुआ भाई? जो टैक्स नहीं चुका रहा लेकिन उस देश में रह रहा है, ठीक है, वो चीजें तो खरीद रहा, इंडायरेक्टली दे ही रहा होगा टैक्स, तो बताओ उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। देख रहे हो? और 3 पार्ट में बांट दी गई शक्तियां, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में। और 10 अगस्त 1792 को भी जैकोबिन क्लब बनने लग गए, और ये रोबेस्पियर ने बनाए थे। उसने कहा ये शासन सही नहीं है, उसने इसके खिलाफ आवाज उठा दी। फिर 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र बना दिया गया, क्योंकि जनता का राज रहेगा। और नई असेंबली जो बनाई गई उसका नाम कन्वेंशन रखा गया। देखो याद रखना, लाइन थे, सबसे पहले स्टेट थे, फिर नेशनल असेंबली बनाई गई टेनिस कोर्ट के अंदर। उसके बाद जब उस टेनिस कोर्ट ने केवल सक्रिय नागरिकों को अधिकार देने शुरू करे, जो निष्क्रिय व्यक्ति थे, जो टैक्स नहीं चुकाते थे, जो महिलाएं थी, उनको वोट नहीं दिया, तो रोबेस्पियर आया, उसने अपनी शक्तियां मजबूत करी। तो फिर उसने एक नई असेंबली बनाई जिसका नाम कन्वेंशन रखा गया। फिर 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई, फांसी दे दी। अभी रोबेस्पियर ना बहुत ज्यादा क्रूर था। इसने क्या करा, किसी को ना मतलब जैसे बहुत ज्यादा जैसे पैसा से छीनने लग गया, और बहुत ज्यादा इसने डर का माहौल बना दिया। ऐसे लग रहा कि मैं समाज के सब लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जनता इसे तंग आने लगी, क्योंकि इतने ज्यादा भी सख्ती सही नहीं होती ना, क्योंकि लोग आजादी चाहते हैं, ठीक है, समानता चाहते हैं। ये नहीं है कि अगर कोई ज़्यादा अमीर बनना, मेहनत करके बहुत बड़ा बने तो उससे आप जबरदस्ती छीन लोगे, तो डर का माहौल नहीं चाहते लोग। तो 1793 से 1793 के दौरान रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज्य किया, इसलिए इस काल को आतंक का काल कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन है, रोबेस्पियर के काल को आतंक का काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने बहुत क्रूरतापूर्वक मतलब राज्य किया। और फिर जो गिलोटिन बनाया गया था रोबेस्पियर को, उसी में फांसी पे लटका के मार दिया गया। और रोबेस्पियर के पतन के बाद फिर फ्रांस का शासन मध्य वर्ग के हाथ में आ गया। फिर उन्होंने 5 सदस्य वाली एक कमेटी बनाई जिसे डायरेक्टरी बोला गया। सुन रहे मेरी बात? पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको, बना बना के लिख दोगे सारा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? फिर भी टकराव तो देखो होते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा परिषद वगैरह बनी थी। फिर अस्थिरता का फायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने उठा लिया। और फिर उसने 1799 में डायरेक्टरी खत्म कर दी, और 1804 में खुद फ्रांस का राजा बन गया। और उसने फ्रांस के अंदर बहुत सारे परिवर्तन करे, और उसने नेपोलियन संहिता या जो नेपोलियन कोड होते हैं ना, वो उसने लागू कर दिए। 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी भी हार हो गई, और फिर उसको बंदी भी बना लिया गया। और फिर फ्रांस की क्रांति में आखिरकार क्या आया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पूरी दुनिया ने सीख लिया कि सबको इक्वलिटी चाहिए, सबको फ्रेटर्निटी चाहिए, सबको फ्रीडम चाहिए। और 1848 में जाके फ्रांस में ये दास प्रथा खत्म की गई, और फिर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1946 में मिला, 1946 में, ठीक है। अगर आपसे ये पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, तो आप ये बता सकते हो सामाजिकरण, आर्थिकरण, राजनीतिकरण, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिखा है कि स्थिति कैसी थी, ये बता रखा है। तो कारण वाला क्वेश्चन अच्छे से आप जरूर कर लेना कि फ्रांस में मतलब बहुत ज्यादा राजा जो फिजूल खर्ची करता था, ये लिखा है। सामाजिकरण, राजनीतिकरण, आर्थिकरण, तत्कालीकरण और दार्शनिकरण। दार्शनिक मतलब होता है कि बहुत से समाज में सुधारक आए, जैसे रूसो आए, सामाजिक समझौता किताब लिखी, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग किताबें लिखी, लोग जागरूक हुए कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और ये मैप, ये तो कई बार आ चुका है, ये आप रट लो कि ये सारे इलाके कौन सा कहाँ पर, और ये कुछ डेट है, ये आप अच्छे से इन्हें करना, ठीक है। और ये जितने भी MCQ वगैरह इसमें दे रखे होते हैं, ठीक है, एक बार इन्हें पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इसी चैप्टर को मैं
रखता हूँ। ये ट्रायल के बेस पर हम देख लेते हैं कि वीडियो आपको कैसे लगी है, फिर जैसा रिस्पॉन्स आता है फिर उसके बेस पर हम और वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको मैं अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बता दूं कि इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन जैसे करने चाहिए। एक तो स्टेट जनरल, ठीक है, और ये जैकोबिन क्लब का, नेपोलियन का आचार संहिता जो 1804 है, तीसरा स्टेट, ठीक है, और फ्रांस की क्रांति के कारण वाला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आप 4-5 क्वेश्चन तो इसे अच्छे से कर लेना, और बाकी जो मैंने आपको समझाए हैं और ये जो जितने भी आपकी बुक में फिल इन द ब्लैंक, राइटर मैचिंग, एक नंबर वाले सारे पढ़ डालो, ये सारे आंसर हैं उसके। देखो इसमें ना सपोर्ट में बेनिफिट है, ठीक है, कि आपको इसमें सारे आंसर भी दे रखे हैं, तो एक एक बार पढ़ना है कि जैसे फ्रांस की करेंसी कौन सी थी, लिवरे थी। अब देखो जो चैप्टर मैंने बताया आपको शॉर्ट में बताया, जो घोषणा पत्र आया था वो पूर्ण सेवा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र था। बुक में ओलंपिया द गूंज के बारे में दे रखा है, जिसने एक महिला के लिए बनाया था, तो वो भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वो भी डीपली क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।